नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर से बादल फटने की घटना सामने आई है। जिले की तहसील देवाल के मोपाटा गांव में बादल फटने से हाहाकार मच गया है। बादल फटने से मकान और गौशाला के दबे होने की सूचना भी मिली है। इस घटना में 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने के बाद इतनी तेजी से मलबा आया कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गांव में चारों ओर मलबा और तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताते हुए राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए और लगातार आपदा सचिव के साथ ही जिलाधिकारियों से संपर्क में भी मुख्यमंत्री हैं। साथ ही सीएम ने बाबा केदार से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना भी की है। और संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, कितना नुकसान ये बताया भी जा रहा है, किस तरह का आकलन किया जा रहा है और टीमें किस तरह से काम कर रही हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि भारी मलबा आया है। जी बिल्कुल विशाल, आपको बताना चाहूंगा कि देवाल विकासखंड के मोपाटा में घटना घटी है। रात्रि में जो बादल फटने से काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे देखने को मिला है। 2 व्यक्ति पति पत्नी लापता बताए जा रहे हैं, वहीं 2 लोग घायल भी इसमें इस घटना में हुए हैं। कई मवेशियों के दबने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। एक मकान और एक गौशाला को नुकसान बताया जा रहा है। लेकिन अभी किस तरह की जो टीमें हैं वो कार्य भी करती हुई नजर आ रही है मोहन? विशाल, आपको बताना चाहूंगा कि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो थराली से रवाना हो गई है मोपाटा के लिए, लेकिन सड़कों की जहां तक बात है उनके पहुंचने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। थराली से लेकर देवाल तक की अगर बात करें तो कई जगहों में सड़कें भूस्खलन के चलते बंद पड़ी है। मलबा इन सड़कों पे दोबारा से आ चुका है। प्रशासन इससे पूर्व जब थराली में जो 22 कि रात्रि को जो घटना हुई थी उसके बाद काफी हद तक सड़कों को खोलने में कामयाब हो गया था, लेकिन वहीं जो कल रात फिर मूसलाधार बारिश हुई है उससे कई जगह स्लाइड आ गए हैं, सड़कें बंद चल रही है। ऐसे में रेस्क्यू टीमों का मोपाटा पहुंचने में काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन मोहन, ऐसे में क्योंकि काफी लोग ये भी बताए जा रहे हैं जो इससे पीड़ित हैं और ये भी बताया जा रहा है कुछ लोग लापता है, अभी क्या कुछ डाटा आपके पास है और क्या लग रहा है कि क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है? जी, प्रशासन की जो फिलहाल सूचनाएं निकल के आई है उसमें 2 लोग फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं और 2 लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें मोपाटा तक पहुंचने के लिए चल चुकी है। वहीं लगातार प्रशासन जो स्थानीय है या फिर जो प्रशासन के अंग हैं उनसे लगातार संपर्क में है। जिला प्रशासन पल पल की अपडेट जो स्थानीय प्रशासन उनसे ले रहा है। किस तरीके के वहां पे राहत बचाव टीमें किस तरीके से पहुंच जाएंगी उस पर फिलहाल प्रशासन का फोकस है। जी बिल्कुल मोहन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग में देर रात से हो रही भारी बारिश से जगह जगह भू धसाव हो गया है। पहाड़ी से मलबा आने से सड़कें बंद हो गई हैं। तहसील बसु केदार क्षेत्र के ताल जामना में बादल फटने से कई मवेशियों के दबने की भी सूचना है। हालांकि अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली। वहीं मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है तो अलकनंदा नदी भी उफान पर नजर आने लगी है, जिससे नदी के आसपास बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। और संवाददाता नीरज कंडारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अब, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी विशाल, देखिए जिस तरह से चमोली और रुद्रप्रयाग जिले की मैं बात करूं तो लगातार कल देर रात से यहाँ पे भारी बारिश यहाँ पे हो रही है, जिसके कारण रुद्रप्रयाग जिले का जो ताल जमाल क्षेत्र है, बसुकेदार क्षेत्र है, वहाँ पे भी बादल फटने की सूचना यहाँ पे आई है। कई घरों में यहाँ पे मलबा घुसा है, कई मवेशियां यहाँ पे दबने की सूचनाएं हैं। वहीं बसुकेदार में भी यही स्थिति है। उसके बाद अगर चमोली जिले की बात करूँ तो देवाल क्षेत्र है, जो देवाल में भी
बादल यहाँ पे फटा है और 2 से 3 लोग यहाँ पे लापता बताए जा रहे हैं। वहीं जो सड़कों की स्थिति है, सड़कें पूरे क्षेत्र में अभी अवरुद्ध चल रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा इनको खोलने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। प्रशासन की तमाम टीमें, चाहे रुद्रप्रयाग हो चाहे चमोली हो, जहाँ आपदाग्रस्त क्षेत्र है उन क्षेत्रों में यहाँ पे मौजूद है। जी विशाल, किस तरह से लोगों से अपील भी की जा रही है नीरज? जी विशाल, देखिए रुद्रप्रयाग जिले की बात करूं और चमोली जिले की बात करूं तो सुबह से ही जो पुलिस प्रशासन है वो तमाम लोगों को अलर्ट यहाँ पे कर रहा है। अपनी गाड़ियों में जो माइक है उनके द्वारा अनाउंस यहाँ पे कर रहा है कि जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं वो नदी किनारे न जाएं और जो बहुत ही नजदीक है तो उनको यहाँ पे जो उनके भवन है उनको खाली करवाने की यहाँ पे अपील यहाँ पे पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपनी तथाकथित यात्रा के मंच से पीएम मोदी की दिवंगत माताजी का जिस तरह से अपमान किया है वो घोर निंदनीय और शर्मनाक है। सीएम ने इसे सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि बिहार और गौरवशाली संस्कृति के साथ ही परंपरा का भी अपमान बताया है। उन्होंने कहा है कि राहुल और तेजस्वी को अविलंब देशवासियों और बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा सीएम ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन इस सत्य को हजम नहीं कर पा रहा है कि एक गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि राजनीति की भाषा को अभद्रता में बदलना लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है। आरजेडी की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा के मंच से जिस प्रकार से दो शहजादों ने जिस प्रकार से उनके मंचों से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है वो घोर निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। यह कुकृत्य न केवल प्रधानमंत्री जी का अपमान है बल्कि बिहार की गौरवशाली संस्कृति का और परंपरा का भी तिरस्कार है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस शर्मनाक कृत्य के लिए बिहार और देशवासियों से अविलंब इसमें माफी मांगनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस और आरजेडी तथाकथित ईडी गठबंधन को यह हजम नहीं हो पा रहा है कि एक गरीब माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना और जनता ने उन्हें अपने दिलों में स्थान दिया, जिसने पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, जिन्होंने संघर्ष और परिश्रम से गरिमामयी जीवन जिया। उन पुण्य आत्मा माताजी के देवलोक गमन के बाद उनका इस तरह से अपमान करना भारत की महान संस्कृति और परंपरा में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित विकास भवन में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सहकारिता और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी पहुंचे। वहीं बैठक से पहले मंत्री ने विकास भवन परिसर में मां के नाम पर एक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया है। इसके बाद उन्होंने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गहन विचार विमर्श भी किए। साथ ही मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सहकारिता समितियों में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को भी योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित किया जाए। हरिद्वार जिले में हमने सहकारिता विभाग की एक समीक्षा बैठक की है और इस समीक्षा बैठक में 3 महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। एक तो हरिद्वार जिले में हर गांव में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी। एक महिलाओं को 33% इसमें सदस्य बना के और डायरेक्टर तक बनाया जाएगा। दूसरा, अनुसूचित जाति के लोगों को जो भी हमारे वहाँ किसान भाई हैं उनको भी एक डायरेक्टर उसमें बनाया जाएगा। तीसरा, हमने कहा कि हर सोसाइटी में उसको बहुउद्देशीय बनाना है और हर सोसाइटी के किसान को डिविडेंड दिया जाएगा। किसान जो है अपने गांव में सारा लाभ हमारी सोसाइटी से ले सकता है। ऐसी हम एक पारदर्शी नीति अभी कोऑपरेटिव में लेके आए हैं
और पहली बार ये भी हमने किया है कि अब कोऑपरेटिव में जितनी नियुक्तियां होंगी वो IBPS के द्वारा की जाएंगी। अब जो भाई भतीजावाद था कोऑपरेटिव में पूरा समाप्त हो जाएगा। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के कोटद्वार पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया है। उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। प्रदेश में कांग्रेस अपनी उपलब्धियों के आधार पर सकारात्मक सरकार बनाएगी। हरक सिंह रावत ने 45 सीटें जीतने का दावा भी किया है। भाजपा छोड़ी थी 96 में, रज्जू भैया थे, भाजपा का सम्मेलन था, उन्होंने मुझे कहा कि साहब आप भाजपा में वापस आ जाओ। कल्याण मिश्र जी ने कहा, उस प्रदेश अध्यक्ष थे। फिर वो सब लोग कहने लगे भाई एक एक सीट महत्वपूर्ण है। मैंने कहा रही तुम्हारी सरकार, एक एक सीट महत्वपूर्ण है। 160 और 65 के बीच में आ रहे हैं, 162 सीटें आई। अभी मधुसूदन मिश्र के जब 2014 में विजय भवन के सामने मैंने मधुसूदन मिश्र से कहा 40-45 सीटें आ रही कांग्रेस की, उतनी आई। मैंने राजस्थान, अभी कोऑर्डिनेटर था, मैंने राजस्थान में जयपुर में कांग्रेस भवन में बोला कि 70 सीटें आएंगी। जब 70 ही सीटें आई ना, तो वहां राजस्थान के सारे कांग्रेस के नेताओं का फोन आया, अपने ये सचिन पायलट का फोन आया कि यार भैया तुम्हारा आंकलन कितना सही निकला। मैंने कहा भैया मैंने तो बूंदी, झालावाड़ सब जगह घूम के, उदयपुर पूरा घूम के आंकलन किया। तो देखिए कांग्रेस एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगी। दोनों चीजें हैं, नकारात्मक रूप से तो हमारी सरकार आ रही है क्योंकि भाजपा इतना नकारात्मक माहौल बन चुका है, लेकिन हम नकारात्मक सरकार नहीं बनाना चाहते। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध मौस्टा मानू महोत्सव शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि यह महोत्सव यहाँ का सबसे प्रसिद्ध महोत्सव है। इस लोक महोत्सव में हजारों की भीड़ जुटती है। बाबा मौस्टा मानू में यहाँ के लोगों की गहरी आस्था है। मौस्टा मानू को बारिश का देवता माना जाता है। मौस्टा मानू महोत्सव में हर रोज प्रसिद्ध लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां भी देते हुए नजर आते हैं। इस महोत्सव की शुरुआत उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध युगल जोड़ी अजय दीवान की जोड़ी के संगीत के साथ हुई। हमारे भी अभिनंदन हो, उनका स्वागत हो। आगे में छड़िया बस बीच में ये बात हुई सुंदर छड़िया और आप लोग मैदान में बैठ जाइए। और हमारे देश को मेरे चढ़ाल शुरुआत याद में धुआं पण देखल शुरुआत में चित में जब धरल शुरुआत याद छोड़ी गए निशानी शेरुआत में फिर पुछल पर शेरुआत याद में के छोड़ी गए निशानी शेरुआत
आगामी 22 से 29 सितंबर तक नरेंद्रनगर में आयोजित होने वाले 49वें श्री कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले की तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न की गई है। वहां बैठक में अधिशासी अधिकारी एलएम सिंह रावत ने विगत वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा बैठक में प्रस्तुत करते हुए सभी को अवगत भी कराया है। साथ ही मेले को लेकर गठित विभिन्न समितियों और आपसी सामंजस्य से मेले को सफल बनाने को लेकर गहन चर्चा भी हुई है। इस अवसर पर मंत्री सुबोध उनियाल ने मेले के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा है कि कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेला जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों में आपसी तालमेल से आयोजित किया जाता है। इस मेले की शुरुआत हुई थी और मेले को शुरुआत करने के पीछे था कि जहाँ एक और स्थानीय लोगों में समझा और दूसरी ओर ये मेला विकास की नई कहानियों को भी लिखे। और धीरे धीरे ये 50 वर्ष की यात्रा में 48 वर्ष इस मेले का आयोजन किया। 48वां मेला होगा क्योंकि 2 वर्ष 1991 में उत्तरकाशी भूकंप भी था और उसके बाद 2021 में कोविड के कारण इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया। ये मेला जैसे इसका नाम था माँ कुंजापुरी के नाम से इस मेले की शुरुआत हुई थी और इस मेले में जनपद में सैकड़ों इमारतें लिखी हैं, विकास की। इस मेले के माध्यम से विभिन्न मुख्यमंत्रियों के द्वारा, केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा, राज्यपालों के द्वारा इस मेले के माध्यम से जो जनपद की तमाम योजनाओं की हमने घोषणा करने के बाद उस पर आगे क्रियान्वयन हुआ। तो ये अपने नाम को चर्चा कर रहे हैं और वहीं ये मेला लगातार आगे बढ़ता है। जैसे कि आज आपने देखा माननीय मंत्री जी ने भी एक बैठक ली थी और कार्यकारी समिति डीएम हेड करते हैं। तो कुंजापुरी मेला जैसे कि यहाँ पे एक बहुत पुराना मेला है, पुरातन मेला है, 50 साल से चलता आ रहा है। तो सभी उप समिति को बोल दिया गया है कि वो हफ्ते भर में अपनी सारी मीटिंग्स कर लें, जो भी तैयारियाँ हैं वो कर लें। और हम ये आश्वासन मंत्री जी को दे रहे हैं कि जो मेला होगा वो गत वर्षों की भांति बहुत ही अच्छा होगा। स्थानीय लोगों का भी यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है। तो सभी जितनी भी डिपार्टमेंटल उप समितिज़ हैं वो स्थानीय लोगों के साथ बैठक करके पूरे मेले की जो तैयारियाँ हैं वो अगले 15 दिन में पूरी कर लेंगे। और 22 सितंबर से हमारे मेला शुरू हो रहा है और हम लोग जिला प्रशासन मीटिंग यहाँ पे रहेंगे। हरिद्वार जिले में लगातार सामने आ रही अस्पतालों की घटनाओं ने प्रशासन को पूरी तरह सतर्क कर दिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों की सूची बनाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अब तक 16 अस्पतालों का निरीक्षण किया जा चुका है और जिसमें गंभीर खामियां भी पाई गई हैं। उनकी गहन जांच भी की जा रही है। देर रात रामकृष्ण मिशन अस्पताल में सामने आई घटना को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जिस भी अस्पताल में लापरवाही का नियम का उल्लंघन पाया जाता है वहां किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। देखिए, इसमें जितने भी हमारे भले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स या नर्सिंग सेंटर्स हैं, सभी के लिए सीएमओ साहब को डायरेक्शन दिए जा चुके हैं और लगातार हमारी टीम चेकिंग कर रही है कि कौन से हॉस्पिटल मानक में अनुसार चल रहे हैं या मानक के विपरीत चल रहे हैं। अभी तक जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ रही है, हमें कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे मिले हैं, उसकी अभी रिपोर्ट हमारे पास फाइनल आएगी, उसमें कुछ समय है जहाँ पर मानक अनुसार जो सुविधाएं या डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है, तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, जो भी एक्ट या नियम के अनुसार एक्शन लेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने डॉक्टर्स के साथ आईएमए और अन्य अधिकारी डॉक्टर्स जो हैं उनके साथ भी बैठक करी थी, उनको भी सेंसिटाइज किया गया है कि कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि किसी की भी जान माल पे खतरा हो। अभी जो रिसेंट 2-3 इंसिडेंट हुए थे उन पे भी हमने जांच बिठाई है। अभी कल भी एक वीडियो आया था, उसमें भी हमने एक जांच बिठाई है, सीएम साहब को बोला है कि उसमें देखें, कोई भी इनसेंसिटिव तरीके से काम न करे, लोग मरीजों की स्वास्थ्य की, उनके परिवार का ध्यान रखें। अभी जैसे सरकारी इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो हमारा जो जिला अस्पताल है वो मेला हॉस्पिटल में भी पूर्णतः शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें वहाँ पर भी सुविधाओं का बढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी सीएचसी पीएचसीज हैं उनको भी बेटर कर रहे हैं ताकि लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने की जरूरत ही ना पड़े, हमारे सरकारी हॉस्पिटल ज्यादा अच्छे से वर्क करें, इसके लिए हम लगातार। पारंपरिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ मां नंदा सुनंदा महोत्सव की शुरुआत हो गई है। कदली वृक्षों को लाने से पहले राम सेवक सभा प्रांगण में विशेष पूजा अर्चना हुई। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुति ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया है, जिसके बाद मुख्य अतिथि नैनीताल सांसद ने मां नंदा सुनंदा की मूर्तियां बनाने के लिए दल को ध्वज देकर कदली वृक्ष लाने के लिए चोपड़ा गांव के लिए रवाना किया गया। इस बीच मां नंदा सुनंदा के जयकारों से सरोवर नगरी भी गूंज उठी है।
ये हमें विशेष सुविधा युक्त मेला हो गया है। लंबे समय से इसकी हमारी मांग थी। मेरे मित्र प्रकाश जी याद होगा, जब हम आए थे तो घोषणा हुई थी उस बार, और लगातार मैं लिखते रहा हूँ, आप लोगों को कई पता ही है, और ऊपर से लेकर यहाँ की विधानसभा में भी बात उठाते रहा। और बाद में देर हुई चाहे कुछ भी हुआ है, मैंने एक विशेष पैकेज भी इसको पिछली बार दिलाया यहाँ और अल्मोड़े को। हालांकि यहाँ की डिमांड कम थी, और अभी राम सेवक समाज को 10 लाख रुपए मैंने, 10 लाख रुपए सरता दीदी ने, हमारी विधायक जी ने अलग से दिए हैं, और दिव्य और भव्य होगा। इस वर्ष महोत्सव का 123वां वर्ष है। आज उद्घाटन है और भव्य रूप से इसका जो है उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय सांसद, विधायक, नैनीताल की चेयरमैन और यहाँ के हमारे जिला प्रशासन के एसपी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, सभी लोग, पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर है और भव्य रूप से इसका आगाज हुआ है। और अभी जो है इस उद्घाटन के पश्चात हमारा एक दल जो कदली वृक्ष दल है वो ग्राम चोपड़ा जाएगा, और कल जो है इसका कदली वृक्ष जब आएगा तो पूरे नैनीताल नगर में इसका भ्रमण होगा। जी, मैं ये कहूंगा कि पूरे उत्तराखंड में इसकी कृपा है, और साथ ही मैं नैनीताल के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो नैनीताल में वास्तव में मां नंदा सुनंदा की यहाँ पर कृपा है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है आज जो है सब कुछ सकुशल से यहाँ पर कार्य निर्वहन हो रहा है। जी, राम सेवक सभा का यह शुरू से प्रयास रहा है कि हम अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखें। इसी क्रम में अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर बच्चों द्वारा बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं, और पूरे जब नगर में इसका जो है कदली वृक्ष भ्रमण होगा, चाहे डोला भ्रमण होगा, तो उस उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर जिले में 2015-17 के बीच खाद्य विभाग की ओर से चावल खरीद में 600 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है। वहीं कोर्ट ने राज्य खाद्य सचिव को निर्देश जारी किए हैं कि चावल घोटाले पर महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई की जानकारी कोर्ट में पेश करें। सुनवाई के दौरान खाद्य सचिव ने कोर्ट को बताया है कि महालेखा परीक्षक की जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने खाद्य विभाग से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी है, लेकिन विभाग ने जानकारी नहीं दी। सिंगल बेंच में कुछ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स ने एक मुकदमा डाला था, जिसमें उन्होंने इंक्वायरी की प्रेयर की थी। पूर्व में एक कथित घोटाला हुआ था, ये उनका कहना था। तो इस विषय पे जो डिप्टी कमिश्नर हैं फूड सप्लाई, उनके विरुद्ध कुछ टिप्पणी हुई थी, उसके विरुद्ध स्पेशल अपील फाइल हुई थी। आज कोर्ट में जब सेक्रेटरी साहब को इसमें बुलाया गया था, तो उनके द्वारा बताया गया कि इस घोटाले के बारे में जो पूर्व में जाँच है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और उसमें कुछ डिटेल्स जो महालेखा परीक्षक की ओर से आनी है। तो महालेखा परीक्षक की ओर से 2017 में उस चावल घोटाले के बारे में क्या हुआ, इसके बारे में कोर्ट ने उनसे डिटेल्स मंगाई हैं, पिछली 3 सीएजी की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।